नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि हर एक भारत के युवा को वो बात जाननी ही चाहिए जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा नहीं है भारत की भूमि पर उठा रहे हैं। राहुल गांधी इस विषय को विदेशी भूमि पर ही उठा चुके हैं। पूरे विश्व में वो माहौल बना रहे हैं। वो माहौल ये बना रहे हैं कि जो मोदी जी की सरकार है वो सरकार एक्चुअली अनऑथराइज्ड इलीगल सरकार है। अनऑथराइज्ड इलीगल इसलिए है क्योंकि वो गलत तरीके से सत्ता पर बैठे हैं और चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके वो बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को गिराने के लिए कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के घर पर हमला कर दिया था, आतंक मचा दिया था। नेपाल में यही करके हमले हुए और आरोप क्या लगाए गए? आरोप ये लगाए गए कि चुनाव आयोग का मिसयूज किया गया, चुनाव आयोग गलत तरीके से वहां उपयोग किया गया और सरकार के साथ या पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में आई उसके साथ मिलकर चुनाव आयोग ने उसको बिठा दिया। ये संदेश देने की कोशिश हो रही है। भारत में हम सब जानते हैं कि गलत तरीके से सीएए के विरुद्ध भारत में आंदोलन किया गया और पूरे देश को जाम करने की कोशिश की गई। हम सबको ये भी याद होगा कि कांग्रेस की जब सरकार बैठी थी उस समय केजरीवाल ने रेल भवन के पास आंदोलन करने का आह्वान कर दिया था और ऐसा कहा था 2-4 लाख लोग वहां इकट्ठे हो जाएं। ऐसा कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी ने रातों रात वो जगह खाली करवा दी थी क्योंकि वहां पर इकट्ठा होने के बाद यह संभव था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालयों पर हमले किए जाते और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने प्राण बचाने पड़ते और आह्वान किया जाता कि सत्ता अब हमारे हाथ में है। कुछ सेना के लोग उसमें इंटरवीन करते, लेकिन करते क्या? कोर्ट के लोग इंटरवीन करते तो करते क्या? लेकिन जो सत्ता में आ गया वो आ गया। ये प्रयास अभी राहुल गांधी को ये बात समझ आ गई है कि वो अब हिंदुस्तान में कभी सरकार बनाने में सक्षम नहीं, क्योंकि वो जो चाल चलते हैं, उन्होंने जाति की चाल चली, फेल हो गई। उन्होंने प्रशासन की चाल चली, फेल हो गई। उन्होंने क्षेत्र और नाम की चाल चली, फेल हो गई। वो जितने प्रकार की चालें, उन्होंने सीएए की चाल चली, उन्होंने राफेल का मामला उठाया, उन्होंने पेगासस का मामला उठाया, उन्होंने अडानी अंबानी का मामला उठाया। अच्छा, मजे की बात यह है कि जितने मामले उन्होंने उठाए वो जब उनको लगता है कि ये फेल हो गया तो फिर उस मामले पर बात ही नहीं करते। वो नया मुद्दा लेकर आते हैं, उनको स्ट्रैटेजी, जो उनकी स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग होंगे जो उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उन्होंने नए सिरे से नया काम शुरू किया और नए सिरे से नया काम शुरू करते हुए ये बताया भाई इस वाले मामले में ये हो जाएगा। मैं कहता हूं जैसे अपना हीरो रहता है फिल्मों में और फिल्मों का हीरो थोड़ा माइंड से वैसा परफेक्ट नहीं होता, उसका दोस्त उसको उपाय बताता है, कहता अब ये उपाय अपना लो। तो वो कभी धन इकट्ठा करने के लिए, कभी इश्क करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए तमाम तरह के उपायों का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसका दोस्त पीछे से बता रहा होता। धीरे धीरे करके वो उपाय फेल होते चले जाते हैं। फाइनली उसको हकीकत बहुत देर में समझ आती, तब तक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। राहुल गांधी के सलाहकार भी लगातार कि कैबिनेट में देख लीजिए कितने प्रकार के मंत्री हैं, यहां तक कि सचिवालय में सचिव, जो सचिव चुनकर आए हैं, उन सचिवों को भी देख लीजिए कितने परसेंट इसमें एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव वो यही विधि से हार गए थे क्योंकि लोगों को ये लगा कि ये जाति, इतना खेल दिया है इन्होंने कि अब जाति के आधार पर ये देश को विभाजित कर देंगे। बिहार में भी उन्होंने जाति खेलने की कोशिश करी, फिर वो पीछे पड़ गए चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है। अब एसआईआर उनको लगता है कि यह हथियार अच्छा हो सकता है क्योंकि ब्राजील में यही हुआ था। हालांकि वो लूला डे सिल्वा सक्सीड कर गए और जो कर रहे थे वो जेल चले गए। यही नेपाल में हुआ, यही बांग्लादेश में हुआ, यही श्रीलंका में हुआ और ये कई देशों में इस तरह का प्रयोग चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी, जब जो बाइडेन से वो हार गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही किया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत सारे चार्जेस लगे थे। अमेरिका बड़ा देश है इसलिए वो सक्सीड नहीं हो पाए। भारत भी बड़ा देश है, सक्सीड तो नहीं हो सकते, ये तो 100%
तय बात है। लेकिन फिर भी सीएए का इलस्ट्रेशन सामने है कि कुछ उनके परस्त लोग जो मोदी जी से खास तौर से नफरत करते हो, जो भारतीय जनता पार्टी जिनको समझ ना आती हो, जो भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चल रहा है कि देश को हम स्वच्छ बना देंगे, इसमें देश को स्वच्छ बनाने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देंगे और इलीगल इमिग्रेंट्स को यहां से बाहर कर देंगे। जो लोग भी देश में दारुल इस्लाम स्थापित करना चाहते हैं या पाकिस्तान की चाल में आकर भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उन सभी को धीरे धीरे करके सप्रेस होना पड़ेगा। हो भी रहे हैं और हो भी गए हैं। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि वो लोग अभी शांति से जरूर बैठे हैं, ये शांति का सन्नाटा है, लेकिन जब ये माहौल बना लेंगे तो हो सकता है उनकी गलत बातों को ही ये ही लोग समर्थन दें और ये लोग रोड पर उतर आए। संभव है कि ये लोग रोड पर उतरें तो ये कुछ बड़ा खेल कर लें और वैसा ही खेल कर लें जैसा नेपाल या बांग्लादेश में हुआ। इसके लिए दोनों के पीछे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राजील, अमेरिका, इन सब में एक ही प्रयोग किया गया था कि साहब चुनाव आयोग गलत था, चुनाव आयोग गलत तरीके से कर रहा है। अब चुनाव आयोग के अगेंस्ट में माहौल बनाने के लिए पूरी कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वोट चोरी का इल्जाम लगाया। पहले एसआईआर का मामला हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट से बार बार गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एक बात हम आपकी स्वीकार कर सकते हैं और वो ये है कि यहां जो गड़बड़ी हो रही है वो हमें बताओ, हम उसको सही कर देंगे। ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा किए जाने वाले काम है, हमारे तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले काम है। बहुत बड़ी मैकेनिज्म इसमें लगती है, बहुत बड़ी मशीनरी लगती है, लाखों लोग इसको करते हैं। इसलिए इसमें यह कह देना कि ये कोई संगठित रूप से कर रहा है, ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है, ह्यूमन एरर है, तो उसको आप हमें बताएं तो हम सही करवा देंगे। निराश हो गए। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर आ गए। पहले उन्होंने आज से 2 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कल उन्होंने फिर से उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी हरियाणा का इलस्ट्रेशन उठाया। हरियाणा में उन्होंने कहा कि ये 25 लाख वोट कुछ गड़बड़ हैं। 25 लाख कौन से वोट? देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही बात एसआईआर करने के लिए चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कुछ के एड्रेस गलत हैं, आदमी ने एड्रेस चेंज कर लिए हैं, पिछले वाले मकान से नए मकान में चला गया, या तो वहां उसने नया वोट बनवा लिया या उसका वोट अभी इसी एड्रेस पर है जबकि वो इस एड्रेस पर रहता नहीं। दूसरी बात यह है कि फोटो गलत हो जाती हैं लोगों की, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि आप अपनी फोटो हमको नई दीजिए और नए सिरे से एक फॉर्म भर दीजिए, तो हम जो वोट गड़बड़ है उसको सही कर लेते हैं। चुनाव आयोग ये कह रहा है जो माइग्रेंट हो गए, जो छोड़कर बिहार चले गए, उनका वोट हम काट देते हैं अगर उनका 2 जगह पर वोट है। चुनाव आयोग कह रहा है अगर वो ये कहता है कि मैं यहां नया आया हूं तो वो पिछले वाले स्थान की आइडेंटिटी बताए, वहां का वोट कटवाएगा, हम यहां वोट उसका शिफ्ट कर देंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें चुनाव आयोग कह रहा है। अब ये बात तो जग जाहिर है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, बचपन से मतलब जब से मैंने होश संभाला है, ये देखता आ रहा हूं कि वोटर लिस्ट जो आती है उसमें किसी का नाम और किसी की फोटो, एड्रेस गलत है। एक ही एड्रेस पर बहुत सारे नाम हैं, एक ही एड्रेस पर बहुत सारी चीजें हैं और यह भी संभव है कि बहुत सारे लोगों का नाम आया ही नहीं, नाम गड़बड़ हो गया। पिछले चुनावों में तो यहां तक 2014 के चुनाव के समय पर तो मुझे खूब याद है, यहां तक था कि वोट अगर उसका ए एड्रेस पर है तो उसका बूथ जो है बी वाले एड्रेस पर दे दिया गया था, बी वाले एड्रेस की जो या बी का जो बूथ है वहां दे दिया गया था। बड़ी संख्या में यह किया गया कि उसके वार्ड का वोट दूसरी जगह पर बना दिया गया। जिस वार्ड में वो रहता है, जिस वार्ड का सामान्यता वोट कहीं पड़ता है, उसके 20-25%, 15% लोगों का वोट उस लिस्ट में था ही नहीं। वोट तो था लेकिन उस लिस्ट में नहीं था, मालूम पड़ा वो किसी दूसरी लिस्ट में है और इस लिस्ट में जिनके नाम हैं वो संभव है कि किसी दूसरे स्थान के लोगों के नाम हो। अब ऐसे कंफ्यूजन में जो जानकार लोग हैं वो कहेंगे ये व्यक्ति जिनका नाम हमारी वोटर लिस्ट में है ये तो हमारे यहां रहता ही नहीं है, और ये व्यक्ति जिसका वोट होना चाहिए उसका तो वोट ही काट दिया। ये सामान्य बातें हैं जो हर चुनाव में होती हैं। लोग उस पर एलिगेशन लगाते हैं, लोग तमाम प्रश्न खड़े करते हैं, बीएलओ से प्रश्न खड़े किए जाते हैं, बीएलओ को डेटा दिया जाता है। तमाम संसदीय चुनाव लड़ने वाले लोगों के कार्यकर्ता या विधानसभा के जनप्रतिनिधित्व का चुनाव लड़ने वाले लोगों के कार्यकर्ता इस काम में लगते हैं, तो वो 10-15% ठीक भी करवाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन आवश्यक नहीं है कि 100% सही हो जाए, क्योंकि मशीनरी इतनी सी है और लिस्ट इतनी बड़ी होती है, बहुत कठिन काम है। अब राहुल गांधी पहले वो कर्नाटक का विषय लेकर आए था, वो फेल हो गया, अभी वो हरियाणा को लेकर आए हैं।
एसआईआर वाला विषय उनका फेल हो ही गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था। अब वो हरियाणा का विषय लेकर आए। हरियाणा में किसी का स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, फर्जी वोट चोरी। जिसका स्टेटमेंट दिया उसने पलटकर अपना स्टेटमेंट बदल दिया। उसने कहा जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो मेरा पुराना बयान था, लेकिन अभी तो ठीक हो गई है वोटर लिस्ट, अब तो ठीक हो गया मामला, कोई वोट चोरी का मामला नहीं बनता। राहुल गांधी ने जो कहा कि एक पते पर ये 66 नाम अंकित हैं, एक ही एड्रेस पर 66 नाम, एक ही एड्रेस पर 150 नाम। राहुल गांधी को शायद अंदाजा नहीं है कि भारत जो है वो कुटुंब का देश है। यहां पर इंडिविजुअल इंटाइटी, जैसे उनके यहां उनके ननिहाल में, इटली में या कहीं और होती कि भाई सब लोग सेपरेट रहते हैं, मां को अब बच्चे हो गए, उसने पिता ने 10 शादियां कर ली और जो बच्चा उसके पास रहा उसकी मां का भी उसे पता नहीं कि कौन थी। और इंडिविजुअली न्यूक्लियरली एक ही पिता की 10 संतानें न्यूक्लियर अलग अलग जगह पर रहती हैं। यूरोप में इस प्रकार के भी प्रकरण सामने आए हैं कि भाई बहन आपस में इश्क करने लगते हैं। जब माँ बाप के सामने आते हैं तो कहते हैं ये तो तुम्हारी पहली माँ से, ये तुम्हारी दूसरी माँ से, और ये इससे उससे, तो ये तो भाई बहन हो गए। और कभी कभी ये भी प्रश्न सामने आए हैं कि माँ जिसने उसको जन्म दिया था वो उसने चौथी शादी कर ली और बाद में मालूम पड़ा वहां चौथी से भी डिवोर्स हो गया और अपने बेटे के साथ ही इश्क लड़ाने लगी। जब बेटा उस अपनी गर्लफ्रेंड को पिता से मिलवाने ले गया, तब पिता कहता है ये तो तेरी ही मां है। तब पता लगता है, और कभी कभी ये पता भी नहीं लग पाता कि वाकई में क्या है, ये इनका रिलेशन क्या है। क्यों? क्योंकि वो परिवार व्यवस्था से बंधे हुए नहीं हैं। भारत कुटुंब का देश है। भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, और संयुक्त परिवार जहां पर होते हैं, मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहां 200 लोगों का खाना एक ही चूल्हे पर एक ही रसोई में बनता है। मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं जिनमें 100-150 बच्चे सहित मिलाकर लोगों का रसोई एक ही रसोई घर में बनती है। 20 लोग इकट्ठे लगते हैं तब रसोई बन पाती है, और रसोई पूरे दिन चलती है। 20 लोग सुबह करते हैं, 20 लोग शाम को करते हैं, कुछ लोग दोपहर में करते हैं, कुछ बाहर का करते हैं, कुछ वैसा करते हैं, और वो संयुक्त परिवार हैं। भारत में HUF का फॉर्मूला भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको कहते हैं। अब टैक्सेशन जो लोग जानते होंगे उनको पता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी कॉन्सेप्ट है। वो टैक्स बचाता है और जो कुछ भी कोई कमा कर लाता है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पैसा डालता है। टैक्सेशन की प्रक्रिया में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोग सामूहिक टैक्स का फॉर्म भरते हैं या सामूहिक टैक्स का रिटर्न भरते हैं, और ये भी होता है कि HUF में प्रॉपर्टी सबकी होती है। यहां तक आप इंडियन सक्सेशन एक्ट पर, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पर जाएंगे तो उसकी धारा 6 में जब जाएंगे तो उसमें यह भी पता लगता है कि बच्चा जो घर में पैदा हुआ है, पैदा होते ही उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कम से कम 3 पीढ़ियां तो ज्वाइंट फैमिली रहती ही हैं, और हम ये कहते हैं कि उसके पूर्वजों की मतलब असंख्य पूर्वजों की जो संपत्ति है वो संपत्ति पर पैदा होने वाले बच्चे का अधिकार होता है। ये कॉन्सेप्ट भारत का है, और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के आने के बाद शुरू हुआ हो। ये कॉन्सेप्ट अनंत समय से है, और नेहरू जी ने, जिन्होंने जबरन हिंदू कोड बिल पास किया था, उन्होंने ही हिंदू सक्सेशन एक्ट में धारा 6 और धारा 8 के माध्यम से सक्सेशन बताया, और ये कहा कि पैदा होने वाला बच्चा को पार्सनर होगा, यानी कि उस संपत्ति का अपने आप उत्तराधिकारी होगा और उसका अधिकार होगा। उस माइनर बच्चे की संपत्ति जो पूर्वजों से मिली है उसके पिता को भी बेचने का अधिकार नहीं होता। इससे हमारे यहां नीचे लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक केसेस भरे पड़े हैं सिर्फ इस बात के लिए कि भाई बच्चा पैदा हुआ, जब वो माइनर था तो उसकी मां, उसके पिता, उसके बाबा, उसके दादा ने उसकी संपत्ति बेच दी थी। जब वो मेजर हुआ तो वो फिर से उस ट्रांसफर को इनवैलिड घोषित करवाने के लिए मुकदमा करता है, और ये कहता है कि मेरे पिता को मेरी संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये संपत्ति मुझे पूर्वजों से मिली हुई है और पूर्वजों की संपत्ति का उत्तराधिकारी मैं हूं। ये वक्तव्य बताने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि भारत में कुटुंब की व्यवस्था है, और यह संभव है कि कुटुंब एक ही पते पर 300 लोग रहते हों, क्योंकि एक प्लॉट है, एक प्लॉट 5 बीघे का, 5 बीघे के प्लॉट में बच्चे बढ़ते चले गए और परिवार बढ़ते चले गए, जमीन खाली थी, उन्होंने बना लिया, रहने लगे। एक ही प्लॉट के एड्रेस पर संभव है कि 20 परिवार रहते हों, और यह संभव है कि उन 20 परिवारों में 50 या 60 या 100 वोट हों। यह भी संभव है कि अगर वो
का परिवार बड़ा है तो एक ही प्लॉट में, एक ही खेत में 20 बीघे के वो बसते चले गए और उनके परिवार की व्यवस्था बहुत बड़ी हो गई। राहुल गांधी ने वो एड्रेस तो देख लिया, लेकिन राहुल गांधी ने वो नहीं देखा जो भारत में कुटुंब व्यवस्था में होता है। परिणाम ये निकला कि राहुल गांधी ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और वोट चोरी के इल्जाम लगा दिए। इंडियन एक्सप्रेस ने या कुछ और जो न्यूज वाले हैं वो उन एड्रेसेस पर गए जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे। उन एड्रेसेस पर जब वो गए तो पता लगा कि वाकई में 66 वोट अगर हैं तो 66 वोट उस घर में रहते हैं। 150 वोट जिस प्लॉट पर बताए गए हैं वो एक बड़ा खेत है, उसका एक बड़ा गेट है, एक ही परिवार के लोग हैं, 5 पीढ़ियों से एक ही एड्रेस पर रहते हैं और वो 150 लोग हैं। जब ये साक्ष्य सामने आ गए, उनके वीडियोस आ गए, उनके स्टेटमेंट आ गए, तो राहुल गांधी के पास अभी तक तो कोई जवाब दिखता नहीं है। हां, जहां तक उन्होंने कहा ये ब्राजीलियन मॉडल है, उन लोगों के भी स्टेटमेंट लिए गए। उन लोगों ने साफ तौर पर बताया कि भाई हमारी फोटो गलत हो गई थी, हमने दूसरा आईडी कार्ड दिखाकर वोट डाला है। जो फोटो वहां पर छपी हुई है वो फोटो मेरी नहीं है, इसका हमने बीएलओ को ऑब्जेक्शन लगाया और बीएलओ को ऑब्जेक्शन लगाने के साथ मैंने अपनी दूसरी आईडी दिखाकर वोट डाला है, जिसको राहुल गांधी फर्जी वोट कहते हैं। राहुल गांधी को यह अंदाजा नहीं है कि हरियाणा में लगभग 2 से 2.25 करोड़ वोटर है। 2.25 करोड़ वोटर में केवल 50 से 60% वोटिंग होती है। पूरे देश में 50 से 60% वोटिंग होती है। 2.25 करोड़ वोटर में अगर 60% वोटिंग होती है तो हम ये मान के चलें कि 1.25 करोड़ वोटिंग हुई या 1.5 करोड़ वोटिंग हुई और बाकी का वोट नहीं पड़ता। कहीं ये वही वोट तो नहीं है जिसका 2 जगह वोट हो गया, कहीं वही वोट तो नहीं है जिसको वो फर्जी वोट कहते हैं, कहीं ये वही वोट तो नहीं है जो गलती से गलत तरीके से चढ़ा हुआ है, वो कटा नहीं, जिसको चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम एसआईआर करके इसको सही करेंगे। हम ये पता करेंगे कि उसका पैतृक निवास कहां है, हम ये पता करेंगे कि वाकई में जिसका वोट है वो जीवित है कि नहीं है, हम ये पता करेंगे जिस एड्रेस पर वोट लिखा है वो एड्रेस सही है या नहीं है, हम पता करेंगे कि अगर व्यक्ति कहीं से माइग्रेट होकर आया तो वहां पर उसका वोट तो नहीं है, उसका पैतृक निवास कहीं और तो नहीं है, जहां से ये मैच किया जा सके कि वाकई में किसी भी व्यक्ति का एक ही वोट होना चाहिए और उसकी सही तस्वीर होनी चाहिए। राहुल गांधी जिस प्रकार की संशय लगा रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि वो वोट चोरी जिसको कह रहे हैं उसी को तो चुनाव आयोग, एक तरफ तो वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं कि चुनाव आयोग नाम क्यों काट रहा है, चुनाव आयोग इसको सही क्यों कर रहा है, चुनाव आयोग इसमें ढूंढ क्या रहा है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ये फर्जी वोट हैं। ये वोट 2-2 वोट कैसे बने हुए हैं, किसी एक व्यक्ति के 40,000 वोट, किसी 40,000 वोट एक ही व्यक्ति के 2-2 वोट बनाकर 20,000 लोगों के ये 40,000 वोट कैसे बने हुए हैं, गलत फोटो कैसे बनी हुई है, एक ही परिवार की वोटिंग कैसे है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को इस पर घनिष्ठता से पहले भारत समझना चाहिए, भारत की व्यवस्था समझनी चाहिए। जो राहुल गांधी वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, 2014 में सरकार तो उनकी ही थी। जब 2014 में चुनाव हुआ तो उस समय उनकी सरकार थी, उनकी सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए चुनाव आयोग थे। फिर 2014 में वोट चोरी हो कैसे गया जब भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में ही नहीं थी। अब वो ये इल्जाम लगाकर सिर्फ एक चीज सिद्ध करना चाहते हैं भारत में कि अगर उनके साथ कुछ लोग हो जाएं तो वो नई दिल्ली पर हमला करके सरकार को पदच्युत शक्ति से आतंक फैलाकर कर देंगे और जैसा कि इस्लामिक चरमपंथ करता आया वैसी चरमपंथी व्यवस्था करके या चरमपंथी एक्टिविटी करके वो यहां पर बदलाव कर देंगे। बदलाव क्योंकि उनको ये निश्चित मालूम है कि जो ग्रोथ चार्ट भारत का बना हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज ही सुबह कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है पिछले 10 वर्ष में वो पिछले 75 वर्ष में नहीं हुआ। आज की तारीख में रोड हमारे यहां इतनी स्मूथ है जो कभी नहीं रही। आज रोडें इतनी अच्छी बन चुकी हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो चुका है कि क्यों प्राइवेट ट्रैवल एजेंसियां उन्हीं रूट से जाना चाहती हैं जो सरकारी बसों के लिए आरक्षित है। इस पर टिप्पणी करते हुए 2 जजेस की बेंच ने कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में स्टेटमेंट दिया, यानी कि वो हर एक व्यक्ति जो दुनिया का भारत में आता है, वो हर एक व्यक्ति जो भारत को नहीं जानता था, वो हर एक व्यक्ति अब
एक ही बात समझता है कि भारत ने जो दूरियां तय की हैं, भारत ने जो ऊंचाइयां तय की हैं, वो ऊंचाइयां भारत की कभी नहीं थी, पिछले 1000 वर्षों में तो नहीं थी। मोदी जी का संकल्प सिर्फ एक बात का है कि क्यों ना भारत को पुनः उसका वैभव वापस करवाया जाए जो आज से 1000 साल पहले आक्रांताओं के आने से पहले हुआ करता था। अब ऐसी परिस्थिति, ऐसा ग्रोथ, ऐसा विकास, ऐसा कॉन्फिडेंस, कंपनियों की ग्रोथ, भारत की जीडीपी बढ़ना, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू संसार भर में बढ़ना, पूरे विश्व का भारत को पूछना, भारत के प्रधानमंत्री के प्रभाव से भारत के निवासियों के पासपोर्ट का कलर देखकर उनका सम्मान होना, ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी सुनिश्चित कर चुके हैं कि वो सरकार में उनके रहते कभी नहीं आ सकते, या जो ये सिस्टम चला रहे हैं जब तक ये भ्रष्टता की चरम पर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो तो नहीं आ सकते। इसलिए अब आतंक फैलाकर ही सत्ता बदली जा सकती है, तो क्यों ना उसका बैकग्राउंड तैयार किया जाए, क्यों ना उसको ग्राउंड तैयार किया जाए, जो राहुल गांधी भरपूर तरीके से मुझे लगता है करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। वो जेन जेड भारत में करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये अंदाजा भी नहीं है कि जेन जेड भारत में हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारत का जेन जेड तो मोदी जी के साथ ही, मोदी जी के साथ युवा खड़ा है। किसी युवा से वो रोड पर पूछें तो किसी को भिजवाकर, वो ट्रेन में बिठाकर भिजवाएं, वो कनॉट प्लेस पर चलते हुए किसी को भिजवाएं, कहीं ऐसी जगह पर जहां मंडी लगती हो, जहां यूथ रहता हो, जहां कॉलेज रहता हो, जहां विद्यार्थी हो, उनसे बात करवा कर तो देखें। तो मुझे लगता है वो सर्वे करवाएं तो उनको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि यूथ तो 100% मोदी जी के साथ खड़ा है। अगर राहुल गांधी एंड कंपनी ऐसा कोई प्रयास करती है तो यूथ उनको ही ऐसा ना हो दौड़ा ले। फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि भाई ये तो मॉब लिंचिंग मोदी जी करवा रहे हैं, ऐसा ये कहेंगे। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को पहले भारत समझना चाहिए, भारत की व्यवस्था समझनी चाहिए, भारत का स्वभाव समझना चाहिए, चुनाव आयोग की प्रक्रिया समझनी चाहिए। लाखों लोगों को कोई पार्टी खरीद नहीं सकती। लाखों लोग चुनाव की प्रक्रिया में लगते हैं, हजारों लाखों की तादाद में कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी लगता है, इनको कोई खरीद नहीं सकता। और इनमें अगर कोई बात कही जाएगी तो वो सार्वजनिक हो ही जानी चाहिए थी अब तक। इसलिए ये कहना, ये ह्यूमन एरर तो हो सकता है, ये लापरवाही तो हो सकती है, लेकिन इंटेंशनली सरकार वोट चोरी करवा रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि भारत में एक भी व्यक्ति इसको स्वीकार करने को तैयार होगा। राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राहुल गांधी के आगे के प्लान को बता रही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता रही हैं। वो लगातार कई विषय उठा चुके हैं, अब जब तक ये विषय फेल नहीं होगा तब तक राहुल गांधी इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।